नमस्कार। मेरा नाम कंसर्न्ड इंडियन है, आप मुझे कंसर्न्ड हिंदू बोलिए। ये थर्ड पार्ट है एयर इंडिया क्रैश 171 का। ये एपिसोड जो है एयर इंडिया क्रैश 171, इसका ये थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है। हमने पिछली बार डिस्कस किया था पार्ट वन में कि डीजीसी ने तीन टॉप एग्जीक्यूटिव्स एयर इंडिया के हटवा दिए गए थे सिर्फ 4 दिन क्रैश के बाद। बोइंग टीम और एआईबी इन्वेस्टिगेशन टीम दोनों मिलके इन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे कोई सिग्नेचर नहीं थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता है रिपोर्ट के ऊपर। साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर लिया था प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के दौरान। क्लीन चिट दे दिया था बोइंग को, जी को, हनीवेल को। और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया है, वो इस पार्ट में बताया जाए। सस्पेशन उन्होंने धीरे से उंगली पायलट की तरफ उठा दी है, और पायलट अब अपने बचाव के लिए आ नहीं सकते हैं। और ये भी बात है कि हम लोग सभी भूल बहुत जल्दी जाते हैं, तो इसी चीज का गवर्नमेंट, बाबू लोग, बोइंग सब फायदा उठा। पार्ट टू में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा सीईओ है एयर इंडिया का, कैंपबेल, वो तो एयर इंडिया में उड़ता ही नहीं है, उसे तो एयर इंडिया पसंद ही नहीं है, तो किस बात का सीईओ है। और फिर उसने अपॉइंट किया मनीष उपल को, जो एक सस्पेंडेड ऑफिसर था एयर एशिया का, जिसने लोगों की जिंदगी दांव पे लगाती थी बाय कटिंग कॉर्नर्स, मेंटेनेंस वगैरह हर चीज में। उसको इन्होंने सीनियर वीपी फॉर ऑपरेशंस, राइट, फ्लाइट ऑपरेशंस बना दिया। कैंपबेल ने बनाया। मोदी ने प्रॉमिस किया था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा करेंगे, और उस चक्कर में दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है एयरपोर्ट्स पर, एक्सपैंड किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पॉलिसीज, प्रोसेसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, मतलब कंट्रोल टावर के पर्सनल, मतलब कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन हवाई चप्पल वाले जरूर ट्रैवल करेंगे। ठीक है, ट्रेन को नहीं सुधारेंगे, लेकिन ये जरूर करेंगे। ठीक है भाई, आपको तो हर चीज में टिक मार्क में, आपको तो मार्क्स चाहिए, आपको बस वोट्स लेने के लिए पॉइंट्स, डेटा गिनाना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। एआईएसएल में 50 से 60% रिजर्व कैटेगरी के इंजीनियर है, इसलिए बोइंग उसमें घुस गया है और वो एमआरओ सर्विसेज हैंडल करता है बोइंग एयरक्राफ्ट्स का, जो अगस्त में आ चुके थे, लेकिन उसके अगस्त 2024 में, लेकिन उसके बाद ये क्रैश होता है। अब मोदी गवर्नमेंट से लेके, बाबू से लेके, एयरलाइन से लेके, बोइंग से लेके, मतलब सबने इस डिजास्टर पे कंट्रीब्यूट किया है। इसमें बिल्कुल हाथ नहीं है पायलट, उन्होंने तो लास्ट मिनट तक बचाने की कोशिश की। यह है एपिसोड 3। अब इसमें मैं और थोड़े आपको खुलासे करता हूँ, और बेसिकली आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करता हूँ जहां आपने देखा भी नहीं, सोचना भी नहीं। राइट। सो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मोदी जो गवर्नमेंट है, ये बहुत यूनिक गवर्नमेंट है। इसमें मोदी, गडकरी, और गडकरी को तो बिल्कुल लाइक नहीं करता मोदी, लेकिन कुछ नहीं कर सकता उसके अगेंस्ट, और अपने योगी जी और हेमंत बिस्वा, इन सब चीजों, इन लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं, स्टेट के लेके सेंट्रल मिनिस्टर, वो कोई भी काम नहीं करता, उन्हें काम करने नहीं दिया जाता, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। दे आर शो पीसेस। सारा काम जो कर रहा है वो पीएमओ कर रहा है। पीएमओ बहुत ही विशाल है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सिर्फ बाबुओं से भरा पड़ा है, और ये बाबू हमने, सिटीजन्स ऑफ इंडिया ने इन्हें इलेक्ट नहीं किया है। ये बेसिकली ब्रिटिशर्स के दुम छल्ले हैं, और ये आपके और हमारी लाइफ को डिसाइड कर रहे हैं। बिकॉज मोदी नहीं चाहता कि उसका नाम किसी और मिनिस्टर के साथ शेयर हो, सारा क्रेडिट वो लेना चाहता है। उसके लिए पूरे देश को बिल्कुल डेमोक्रेसी रहित कर रखा है। अब आप बताइए, इसको डेमोक्रेसी कहेंगे? मैं एक लोकल मिनिस्टर को चूज करता हूँ, लेकिन उसके बाद वो जीत भी जाता है, लेकिन उसको, उसके पास पावर नहीं होती, बिकॉज पीएमओ के थ्रू बाबू उस स्टेट में आके वो सारे काम कर रहे हैं। अब इसको डेमोक्रेसी कहेंगे आप? कुछ भी नहीं है, बकवास चल रहा है। और इसके कारण पीएमओ जब वो पूरे देश को देख रहा है, तो वो इतना ज्यादा बिजी होता है, रेलवे को देख रहा है, देश को देख रहा है, डिफेंस को, मतलब हर चीज में देख रहा है, तो उनको ये समझ नहीं आता कि किस काम को पहले करें। तो उसमें क्या होता है कि सारी प्रायोरिटीज मोदी, या मोदी के फॉरेन पॉलिसी, या मोदी की, अगर उस टाइम कोई वोट, मतलब कोई इलेक्शन चल रहा है, तो उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किस हिसाब से काम होगा। ये नहीं देखा जाता कि रियल प्रॉब्लम्स क्या, इसे जड़ से खत्म करना है। इस पे कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको ये मैंडेट नहीं मिला है। उन्हें सिर्फ वो काम करना है जो मोदी को की छवि को बहुत अच्छे से दिखाया जाए, बस, दैट्स इट। इससे ना ज्यादा ना इससे कोई कम। अब इससे क्या हो रहा है कि जो असली प्रायोरिटी के काम है वो नहीं हो रहे हैं।
ठीक है, शो ऑफ के काम ज्यादा हो रहे हैं। अब मोदी जी का बहुत मेजर डीप टाई हो गया बोइंग के साथ, बहुत ही डीप। कितना डीप मैं आपको दिखाता हूँ। बोइंग कितना ज्यादा इस देश में घुस चुका है, इतने चीजों में उसने हाथ डाल रखा है। बिकॉज बोइंग की एक फिलॉसफी है, बोलते हैं टू टू बिकम सो बिग दैट यू बिकम टू बिग टू फेल। मतलब आप कुछ भी करते रहो, आप इतने ज्यादा बड़े हो जाते हो, आपके कारण इतने सारे एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ेगा, आपके कारण इतने सारे लोगों पे फर्क पड़ेगा कि लोग आपको फेल होने नहीं देंगे। वही चीज मोदी के ऊपर अप्लाई की और मोदी हंसते हंसते इन्हें गले लगाया। क्यों? क्योंकि उससे एयरबस की जगह उसने लोगों को, इनफैक्ट एयर इंडिया ओरिजिनली एयरबस को ज्यादा ऑर्डर्स दिए थे, बाकी सब एयरबस को दे रहे थे, बोइंग को नहीं दे रहे थे। 737 मैक्स के बाद, 747 मैक्स के बाद लोगों ने ऑर्डर्स देने बंद कर दिए थे, लेकिन मोदी ने डाइवर्ट करवाए हैं सारे सारे के सारे ऑर्डर्स। एयरबस को भी गए, लेकिन पहले जैसे 500 गए एयरबस के लिए, तो उसको काट के सिर्फ मुश्किल से 150-200 कर दिया, बाकी सारा इट हैज गॉन टू बोइंग। और ये इसलिए किया बिकॉज उस टाइम स्टार्टिंग में वो ट्रम्प को दिखाना चाह रहा था कि मैं तुम्हारा आदमी हूं, या मैं तुम्हारे साथ का हूं, और इंडिया का यूएस का बहुत डीप रिलेशन है, वो सब किया। ठीक है, आज हमें मालूम है कि ट्रम्प किस तरीके से लात मुंह से मार रहा है, और अब मोदी जी को भी ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, एटलीस्ट ये बात सही है कि मोदी ने स्टैंड अच्छा लिया है, इतना तो है उसमें। लेकिन ये ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका, वो स्टैंड जो ले लिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, एटलीस्ट बोइंग को लेके। क्योंकि अकासा एयर 226 बोइंग एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे रखा है, एयर इंडिया ने 220 का ऑर्डर दे रखा है, एयर इंडिया ने फिर एक और सेकंड फेज का 280 एयरक्राफ्ट का बोइंग को ऑर्डर दे रखा है। और अब एयर इंडिया का तीसरा फेज भी आ चुका है, जिसमें उसने 300 बोइंग एयरक्राफ्ट को देने के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन चल रहा है। टाटा के साथ ऑलरेडी जेवी है, तो उनको इसलिए उनका भी फायदा होगा और सबका फायदा होगा। तो बेसिकली ये हो रहा है, सब एक दूसरे में मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं। बोइंग का जो एमआरओ कॉन्ट्रैक्ट है, वो एसएल को, वो अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो टोटली हमारे इंडिया में घुस चुके हैं, हमारे एयरलाइंस में घुस चुके हैं। और डिफेंस सेक्टर में भी बहुत मेजर ऑर्डर जा रहे हैं। P-81 अपाचे हेलीकॉप्टर्स अभी सिर्फ 28 है, वो सुनने में आ रहा है 30-35 और खरीदे जाएंगे। P-8 खरीदे जाएं, जो रिकॉनेसेंस हेलीकॉप्टर, सॉरी, एयरक्राफ्ट है। ग्लोब मास्टर तो मेक इन इंडिया हो रहा है, राइट? तो ये इतना ज्यादा हमारे यहाँ आ चुके हैं। अब आप और देखिए, बोइंग ने प्रोजेक्ट किया है कि उसने इंडिया को इतना बड़ा मार्केट समझा हुआ है कि बोल रहे हैं कि हर साल ईयर ऑन ईयर 2030 तक कम से कम 3 बिलियन का सामान वो यहाँ पे बेचेंगे, यूएस डॉलर्स का 3 बिलियन, राइट? और ये एक बहुत बड़ा कैंपस बोइंग का भी बन चुका है बैंगलोर के बिल्कुल पास। वहां पे वो क्या कर रहे हैं कि 43 एकर्स का कैंपस बना दिया है उन्होंने, और वहां पे वो ट्रेनिंग, रिसर्च, एडवांस डिजाइनिंग, ये सब हो रहा है। इंडियन इंजीनियर्स को यूज करके सस्ते में कराएंगे, और बेसिकली वही है, ठीक है, जैसे बाकी सारी कंपनीज करती हैं। तो इसमें भी एम्प्लॉयमेंट बहुत सारा हो गया। ठीक है, अब बोइंग पे अगर आप उंगली उठाते हो और बोइंग बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे कैंपस नहीं बनाता, या मैं इसको बंद कर देता, या मैं ये नहीं करूंगा, आपके कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। वही माइक्रोसॉफ्ट की दादागिरी यहाँ पे चलती है, राइट? ट्विटर की आपको याद है, जब वो ट्विटर था, अब तो एक्स हो गया, तब मोदी की भी हिम्मत नहीं थी उसको कुछ बोलने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे थे हम आपका अकाउंट बंद कर देंगे। मोदी जी को पॉपुलैरिटी का इतना शौक है कि वो ट्विटर से भी पंगा नहीं लिए। ये बातें हम लोग सब भूल गए, बहुत आसानी से ये सब चीजें हम भूल जाते हैं, ठीक है। और सुकन्या में भी बोइंग ने, कितने शातिर लोग हैं कि इन लोगों ने सुकन्या में भी हाथ फैला दिया। सुकन्या बेसिकली मोदी जी का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें वो कई लोगों को इनवाइट करते हैं विदेश से, देश से, कि भाई हमारी जो बच्चियां हैं उनको सुदृढ़ बनाए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट लायक बनाए, इस टाइप से, राइट? सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कॉन्सेप्ट में, तो बोइंग ने 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर दिया है सुकन्या प्रोग्राम में, जिसमें बेसिकली फीमेल पायलट्स, इंडियन फीमेल पायलट्स का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा, प्लेसमेंट होगा। अब आप देखिए कि जब बोइंग ही सारे इंडियन पायलट्स को ट्रेन करेगा, तो एयरबस पे तो करेगा नहीं। वो सारे बच्चे जो हैं ये बोइंग के एयरक्राफ्ट में जाएंगे, ठीक है। तो बोइंग के एयरक्राफ्ट और खरीदने पड़ेंगे, बिकॉज आपके पास सारे पायलट्स उन्हीं के ट्रेन मिल रहे हैं। मतलब हम किस तरीके से रिस्की उस चीज में घुसते चले जा रहे हैं। सुखद, मतलब इस तरीके से यूएस हमारी तरह हमारे यहाँ घुसता है, ठीक है। मोदी ने ये देखा होगा, नहीं देखा होगा, पीएमओ ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमारे यहाँ करप्शन इतना ज्यादा है, मैं ये नहीं कहता मोदी करप्ट है, नहीं है। उसको अवार्ड्स के लिए वो कुछ भी कर सकता है, पैसों से उसका कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, मैं उसे भी करप्शन कहता हूँ कि जब अवार्ड्स और रिकग्निशन के लिए भी कुछ भी कर रहे हो तो वो भी एक अपने आप में करप्शन है। लेकिन हमारे बाबूज हैं जो मोदी को एडवाइस करते हैं, वो तो मतलब उनका एक भी बच्चा, कोई भी बच्चा, किसी भी पीएमओ के किसी भी एम्प्लॉय को उठा लो, अगर मैरिड है और उनके बच्चे हैं, वो इंडिया में पढ़ ही नहीं रहे, वो दे आर प्लेस्ड इन सम ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनके लिए वो सब ये सब काम करना पड़ता है और सब फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत मेजर पॉलिटिकल पुश मोदी ने इसको किया है कि देखो, हमने सुकन्या प्रोग्राम यहां से वहां लिया, लेकिन इसके रिस्क भी हैं। अब जनरल इलेक्ट्रिक का इन्वॉल्वमेंट तेजस के साथ बहुत स्ट्रांग है। देखिए, पहले क्या हो रहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक बहुत ही थर्ड क्लास F404 इंजन दे रहा था तेजस के लिए, और वो भी सिर्फ 2 यूनिट पर मंथ, जिसके कारण बहुत डिले आ गया था हमारे तेजस के लिए। ठीक है, अब जी, अब रिसेंटली जुलाई में ही ये खबर आई है कि जी के साथ एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है गवर्नमेंट का, इसी जुलाई 2025 में। और रिमेंबर कीजिए, क्रैश हमारा 12 जनवरी 2025 को हुआ था। ये जुलाई में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि जी अब बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा पर मंथ सप्लाई, और तेजस का प्रोडक्शन तेजी से होगा उसके कारण। जी अब बेसिकली एमका में भी घुसा हुआ है। एमका का जो प्रोजेक्ट है आपको मालूम है ना, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जो हम बना रहे हैं, रोल्स रॉयस 5.5 है बेसिकली, रोल्स रॉयस और एमका वगैरह के लिए, और जी सब एमका के में लगे हुए हैं, तो वो वहां पे भी इन्वॉल्वमेंट है। सो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है फॉरेन, एक पर्टिकुलरली फॉरेन कंपनी का, तो उसके लिए मोदी जी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं कि उनको बचा रहे हैं, बिकॉज उनका नाम खराब हो जाएगा तो हमारे इतना एम्प्लॉयमेंट रहेगा। बेसिकली ये वही काम कर रहे हैं जो राजीव गांधी ने किया था। मैं आपको समझाता हूं। मैंने ये चीज अपनी वाइफ को मतलब दूसरे ही दिन क्रैश के बता दिया था कि देखना, सीधा पायलट को ही ब्लेम करेंगे, बिकॉज इन्हें टाटा को बचाना है, इन्हें जनरल इलेक्ट्रिक को बचाना है, इन्हें एयर इंडिया को बचाना है, इन्हें बोइंग को बचाना है, बिकॉज बोइंग तो इतना बुरी तरह इंडिया में घुस चुका है, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, 1.5-2 लाख के आसपास का एम्प्लॉयमेंट आने वाला है उसके कारण। तो अब आप सोचिए कि हम क्या, मतलब कहाँ तो उनको तो बचाएंगे, राइट? ठीक है, लेकिन अब आप देखिए कि बोइंग को इतना ज्यादा सिर पे चढ़ा दिखा है कि बोइंग की के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हमारे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के इन्वेस्टिगेशन टीम में भी लगा दिया था, और इन्होंने ही 3 दिन पहले वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लीक कर दी थी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और ऐसे घटिया घटिया। फिर उन्होंने जो इंडियन पायलट्स के बारे में जो बनाया वो तो मालूम है। राजीव गांधी ने क्या किया था आपको मालूम होगा कि जो हमारा भोपाल गैस कांड ट्रेजेडी हुई थी यूनाइटेड कार्बाइड का, तो उसमें एंडरसन जो वहां का जो सीईओ था, उसको राजीव गांधी ने अपना चार्टर प्लेन देके भगाया। बोल रहे थे कि एंडरसन पे ज्यादा कुछ होगा तो क्या होगा कि फॉरेन कंपनीज हमारे पे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, लेकिन मोदी भी तो यही कर रहा है। मोदी ने इन सब चीजों के लिए, इनफैक्ट एंडरसन भोपाल गैस की जो अ, त्रासदी हुई थी और उसके ऊपर जो भोपाल में एक वर्षगांठ, मतलब जो भी वर्ड होता है वो बना था, तो उसमें मोदी ने राजीव गांधी के लिए कहा था कि तो एंडरसन को भगाया था। लेकिन आप क्या कर रहे हो मोदी जी? आप भी तो यही कर रहे हो, आपका भी तो दिमाग में यही चल रहा है ना कि फॉरेन लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और बोइंग अगर हाथ खींच लेगा तो हमारे यहाँ इतने सारे जो एम्प्लॉयमेंट आने वाला वो नहीं होगा, सुकन्या नहीं होगा। मतलब आपका भी तो रीजन वही है, तो आप में और राजीव गांधी में फर्क ही क्या रहा? राइट? तो ये एक बहुत अजीब सी बातें हैं, और ये हमें मालूम होना चाहिए। अब मैं आप बेसिकली मोदी का जो मॉडल है वो बस यूएसए से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। राइट? वो इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है कि हर चीज वहीं से कॉपी कर रहा है। एवरीथिंग इज कॉपिंग फ्रॉम देयर। वो इंडिया के कल्चर में अप्लाई करता है नहीं करता, हमारे यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे उस टाइप के लोग नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अप्लाई करना है क्योंकि वहां बहुत सक्सेसफुल हो गए। अरे भाई, उसके लिए उन्होंने बैकग्राउंड में फाउंडेशनल इतना स्ट्रांग किया था यार, और फिर वो उनका कल्चर अलग है भाई। ठीक है, तो मोदी से कोई ये पूछे भैया कि आपका जो मॉडल है डेवलपमेंट का, जो आप पूरे भारतीयों पे फोर्स कर रहे हो, उसका डिफाइन तो कर दो। कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, और डेवलपमेंट के नाम पे सबको गंगा स्नान करा रहे हो। तो बेसिकली जब आपके पास करप्शन इतना है, सब कुछ गलत हो रहा है, सड़कें टूटी फटी हैं, आपके यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, जुडिशरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मुझे बताओ कि मोदी जी डेवलपमेंट क्या और कैसे करोगे? बता दो। चलिए, बस आज के लिए इतना। कंसर्न इंडियन, जय हिंद, जय सनातन।